ठीक। जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। देखिए, तो ये कक्षा 10 का सभी जितने भी चाहे वो नए जो कक्षा 10 में प्रवेश कर रहे हैं या जो इस समय बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट। तो हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण नहीं, पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से नए गुणधर्म वाले पदार्थ का जब निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए हम लिख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ, कोष्टक में लिखना है उत्पाद, का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण में हम ले लें मैग्नीशियम। क्या ले लें? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में अभिक्रिया करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो भैया, मैग्नीशियम जो होता है इसको हम लिखते हैं Mg से। यह क्या होता है? सॉलिड होता है, यानी ठोस होता है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है यह क्या होता है? गैस होता है। अब जब यह दोनों मिल जाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ठोस है। अब देखिए, ऑक्सीजन को हम O2 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि यह द्विअणुक होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? O2। अब जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, ये सब होते हैं एक अणुक या एक परमाणु को होते हैं, इसलिए इनको हम अकेला लिखते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसलिए इनको अकेला लिखते हैं। और ये सब द्विअणुक हैं, इसलिए हमको O2 लिखना। अब देखिए, MgO इधर बना, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम कितना है? अकेला है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो इधर ऑक्सीजन कितना है? एक ही है। तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ से गुणा कर देंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यहाँ मैग्नीशियम अकेला है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम इधर अकेला था, फिर ऑक्सीजन था। तो अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। इसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था। अब जब यह दोनों एक हो गया तो इसका गुण क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के। रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण। ठीक, तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पाद को उनके चिन्हों एवं प्रतीकों से प्रकट करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ अगर हम लिख दें मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अगर हम ऐसे मैग्नीशियम लिख दें, ऑक्सीजन लिख दें, इधर लिख दें मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब अगर हम मैग्नीशियम को इसके प्रतीक से प्रदर्शित करें और मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसके चिन्ह से या प्रतीक से प्रदर्शित करें तो यह क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण। ठीक, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों, यहाँ ऐसे लिख लो क्रियाकारकों, भाग लेने वाले क्रियाकारकों का मतलब समझते हैं? जो अभिकारक और उत्पाद होते। भाग लेने वाले क्रियाकारकों को उनके सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों, आप कोष्टक में लिख सकते हैं अभिकारक तथा उत्पाद को उनके सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता। अब जैसे आप ऊपर वाला ही उदाहरण लिख सकते हैं ना, नहीं तो ऐसे लिख दो, जैसे कार्बन हो गया, ठीक, प्लस ऑक्सीजन हो गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है क्या? यहाँ तक दिख रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। ठीक, ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? O2 से। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिए। अब इसके आगे रासायनिक समीकरण का आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला जो होता है वह होता है संयोजन अभिक्रिया। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया या इसी को एक और नाम से जानते हैं
जिसे हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशनल या समेशन भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक, तब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, अमोनिया और HCl मिलकर के क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। और एथिलीन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? एथेन बनाते हैं। तो ये सब क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक में कभी भी दो उत्पाद नहीं बनते, हमेशा क्या बनता है? एकल उत्पाद बनता है। जैसे देखो, तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अणु संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक, कोष्ठक में अभिकारक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक, जैसे अमोनिया हो गया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया की क्रिया हम HCl से करा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो HCl से जब कराते हैं तो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है और Cl इससे, तो ये दोनों मिल करके बना लेते हैं क्या? NH4Cl। तो इसको हम कहते हैं अमोनिया। इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये बना है क्या? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम कहेंगे कार्बन, और ये है क्या आपका? ऑक्सीजन। ठीक, मिलकर के क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये दोनों मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे H2 है, O2 है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे?
H2O बनाएंगे। तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ पर भी क्या कर दो, 2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो ये भी क्या है, एकल उत्पाद। तो इसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, कौन, देखो ये हाइड्रोजन गैस है, ये द्विपरमाणुक है, इसलिए इसको हम क्या कहें, H2 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है ना। तो यहाँ कितना है, 2। तो अब इसको 2 करने के लिए हम यहाँ 2 करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो 4 करने के लिए यहाँ हम क्या किए, 2 से गुणा कर दिए ना। अभी हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताएंगे अलग से, ठीक है। उसमें कई विधियाँ हैं, चाहे मैथमेटिक्स से लगा लीजिएगा, चाहे वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड है, बहुत सारी विधियाँ हैं। और देखो अगला उदाहरण देखिए, जैसे एथिलीन या एथीन जिसे कहते हैं, CH2 डबल बंध CH2, इस पर अगर हम हाइड्रोजन का योग कराएं तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो बना लेगा क्या, CH3 सिंगल बंध CH3। ठीक, ये है आपका एथीन, इधर तक दिख रहा है ना, एथीन है, और इधर क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक, इतना बना लीजिए, इतना लिख लीजिए। ठीक, ये आपका क्या है, एथेन। ठीक, ठीक, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक, चलिए देखिए, वियोजन, वियोजन या इसी को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, वियोजन अभिक्रिया ये दूसरा अभिक्रिया का प्रकार है। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक बाह्य कारकों से प्रभावित होकर के, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक बाह्य कारकों से प्रभावित होकर के छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अपघटन होता है यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है, और जो वियोजन होता है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम दोनों तरफ तीर से प्रदर्शित करते हैं, और जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वह एक तरफ तीर का निशान रहता है। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो दोनों उत्पाद मिल करके अभिकारक में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इस अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है अगर कोई उत्पाद या अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गया तो यह उत्पाद फिर से अभिकारक में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक, इतना क्लियर है। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया, लिख लीजिए परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अणु बाह्य कारकों से प्रभावित होकर लघु यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई भी अभिक्रिया ले लीजिए, जैसे इधर देखिए, अगर हम PCl5 लेते हैं, क्या लेते हैं, PCl5, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो यह PCl3 और किस में टूट जाएगा, Cl2 में। ठीक, PCl5 इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको कहेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये क्या है, क्लोरीन है। और अगर हम ले लें क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम वियोजित करें, यानी उष्मा से इस पर उष्मा से गर्म करें ना, तो यह किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं चूना पत्थर ना, और दूसरा बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, और ये क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब जैसे दूसरा उदाहरण अगर हम ले लें, FeSO4 ना, इसको अगर हम गर्म करें तो यह बनाएगा क्या, Fe2O3 SO2 ना, तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो सब बैलेंस हो जाएगा ना। देखिए 2 आयरन हो गया, 2 आयरन है, ऑक्सीजन कितना हो गया, 8, 2 चौके 8, तो 3 2 5 3 8 ना, तो यानी कि जो फेरस सल्फेट होता है या किसमें, फेरिक ऑक्साइड, किसमें, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ना। अब ये तो था वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अब इसी में ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऊष्मीय वियोजन हो गया ना, तापीय वियोजन हो गया। ठीक, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अब उसको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं ना। ठीक, अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती। पहला है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा है प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन, प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन, अपघटन। तीसरा है वैद्युत अपघटन, क्या है, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या है, कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा देकर के गर्म किया जाता है तो वह अपने छोटे छोटे उत्पादों में अगर टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। ठीक, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा अभिकारक अणुओं को, ऊष्मा के द्वारा अभिकारकों को लघु यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है या ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक, जैसे
आप ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी उदाहरण बताए थे आप लोगों को, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा के द्वारा गर्म करें ना, तो ऊष्मा के द्वारा जब गर्म करेंगे तो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया ऊष्मीय वियोजन। ठीक, अब आप फेरस सल्फेट भी ले सकते हैं। FeSO4 को गर्म कर दो तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है, और ये क्या है, फेरस सल्फेट। ठीक, बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर दो। अब दूसरा है प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। दूसरा है प्रकाश अपघटन। ठीक, प्रकाश अपघटन। अब ध्यान से सुन लीजिए, प्रकाश अपघटन है क्या। देखिए, अगर कोई अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए और उसका अभिकारक अपने छोटे छोटे उत्पादों में परिवर्तित हो जाए या छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन। अब देखिए, जैसे कोई वोटिंग करने जाता है, वोट देने जाता है ना, तो उस पर जो वोट देने वाले होते हैं, दिलाने वाले होते हैं, वो एक स्याही लगाते हैं ना, तो जो स्याही लगाते हैं वह होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, AgBr। क्या कहते हैं, AgBr। जब जैसे ही आपके नाखून पर सिल्वर ब्रोमाइड लगता है तब तक वह क्या रहता है, नीला रहता है। कैसा रहता है, नीला रहता है। अब जैसे ही आपका हाथ बाहर निकला, कहाँ, प्रकाश की उपस्थिति में ना, जैसे ही प्रकाश में पड़ा तो यह किस में टूट जाता है, सिल्वर में। यह किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्रे कलर में। किस में, ग्रे कलर में। ग्रे कलर जानते हैं ना, जब देखो क्या कहते हैं, जब उसको लगा देते हैं स्याही को ना, जब स्याही को लगा देते हैं तो पहले नीला रहता है ना, या आप ऐसे कहीं रगड़ वगड़ लेते हैं या तो क्या कहते हैं धूप उप में पड़ जाता है तो वह किस कलर में हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। ग्रे कलर समझते हैं ना, हाँ, न तो सफ़ेद ही रहेगा न तो गंदा ही वाला रहता है, मतलब कि वो चमकता रहता है, ग्रे कलर। ठीक, तो ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन। ठीक, तो प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो लिख लो भैया। ठीक, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखो, यहाँ लिख लो, वह अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए, प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाए प्रकाश अपघटन कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाश अपघटन कराने पर यहाँ मिलेगा रजत और ये ग्रे कलर का हो जाता है और ब्रोमीन गैस निकलती है। तो यहाँ 2 अणु कर देंगे, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2। ठीक है, अब इसका प्रयोग होता है श्वेत काला फोटोग्राफी में, जिसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जैसे पहले क्या होता था ना कि जो फोटो वगैरह खिंचाते थे वो उनको एक निगेटिव दिया जाता था, निगेटिव से आप कहीं जा करके उसको धुलवा करके क्या कहते हैं नई तस्वीर बना सकते थे। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक, तो इसका उदाहरण है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का जब हम प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सिल्वर प्राप्त होता है। तो जो स्याही लगा रहता है ना, वो किसका, सिल्वर कलर का हो जाता है और ब्रोमीन गैस प्राप्त होता है। ठीक, अब अंतिम है आपका जिसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत
अपघटन। वैद्युत अपघटन का मतलब होता है वह अपघटन जो विद्युत की उपस्थिति, विद्युत धारा की उपस्थिति में कराई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। तो वह अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है वैद्युत अपघटन कहलाती, वैद्युत अपघटन कहलाती, अपघटन कहलाती है। ठीक, जैसे अगर हम जल का अपघटन कराएं ना, तो जल में देखो भैया, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो जिस पर प्लस रहेगा वह जाएगा कैथोड पर ना। ठीक है, तो जैसे H2O हो गया, तो ये हाइड्रोजन मिलेगा कहाँ? कैथोड पर। कहाँ मिलेगा? कैथोड पर। ठीक, और ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ? एनोड पर। ठीक, कहाँ? एनोड पर। कहने का मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा वह जाएगा कहाँ? माइनस के पास। और जिसके पास माइनस रहेगा वह कहाँ जाएगा? प्लस के पास। तो इसमें देख लो, थोड़ा सा चित्र ऐसे बना लेते हैं ना। इसमें होता क्या है, एक रहता है एनोड, एक रहता है कैथोड। तो ये रहे हमारा कैथोड ना, कैथोड को इधर चिपका दो। कैथोड, कैथोड पर क्या रहेगा? माइनस, और एनोड पर रहेगा प्लस। हाँ, कैथोड पर रहेगा माइनस, एनोड पर रहेगा प्लस। ठीक, अब जिसके पास प्लस रहेगा वो कहाँ जाएगा? माइनस के पास। और जिसके पास माइनस रहेगा वो कहाँ जाएगा? ठीक, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक, अब इसके आगे हमको पढ़ना है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रकार पर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन ना, प्रति का मतलब होता है कि दूसरे को हटा करके खुद स्थापित हो जाना क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन। यानी विस्थापन मतलब उसके स्थान से हटा दो, तो उसे हम क्या कहें? विस्थापन ना। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ या अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह कम क्रियाशील परमाणु को या परमाणु समूह को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ या परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा लिख लो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह कम क्रियाशील परमाणु या
परमाणु समूह को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो भैया, जैसे अगर हम ले लें Fe + CuSO4, ठीक। अब ध्यान दीजिए थोड़ा ना, अभी हम आपको बताएंगे आगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वे अपने से नीचे वाले तत्वों या धातुओं को अपने स्थान से हटा देते हैं। तो अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में बात करें तो आयरन जो होता है कॉपर से ऊपर होता है, इसलिए यह अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। तो यह करेगा क्या? FeCu को हटा देगा तो स्वयं इसके स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा FeSO4 + Cu को यहाँ से हटा दिया तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो अगर हम दूसरा उदाहरण ले लें, जिंक ले लें, क्या ले लें? जिंक ले लें, और इसको हम अभिकृत कर दें किसके साथ? CuSO4 के साथ। तो जिंक भी क्या करेगा? कॉपर को भगा देगा तो यहाँ हो जाएगा ZnSO4 और उसके बाद कॉपर कहाँ? अवक्षेपित हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया क्या? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो भैया एकल विस्थापन अभिक्रिया ये है, कहने का मतलब अगर उसमें से एक ही परमाणु क्या हो जाए? प्रतिस्थापित हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें केवल कॉपर ही प्रतिस्थापित हो रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया ना। द्विविस्थापन में होता क्या है कि दोनों अभिकारकों के आयनों का विनिमय होता है, यानी उसका आयन उसके माइनस के साथ, उसका धनात्मक उसके ऋणात्मक के साथ और उसका ऋणात्मक उसके धनात्मक के साथ बना लेता है क्या? यौगिक। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया ना। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके आगे हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक। जल्दी से इतना नोट करिए। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक। तो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा होता है उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक। तो अगर हम एकल विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखें तो ऐसे यहीं बता दे रहे हैं आप लोगों को। एकल विस्थापन अभिक्रिया, उदाहरण सब यही है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। एकल विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल एक ही परमाणु विस्थापित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक ही परमाणु या परमाणु समूह विस्थापित होते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक। जैसे अगर हम ले लें लेड की Pb की अभिक्रिया करा दें CuCl2 से,
ठीक। तो यहाँ से कहाँ पर हट जाएगा तो बनेगा क्या, PbCl2 + Cu। ठीक। अब अगर यही अभिक्रिया दोनों लिख लीजिए, ये दोनों किस में आ जाएंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक, इसको लिखिए, तब दूसरी हेडिंग लगा लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जल्दी से इसको कॉपी करिए। ठीक, अब अगली हेडिंग लगाएंगे, उभय अपघटन, उभय अपघटन अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो वह अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक के आयन, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों का विनिमय होता है, विनिमय होता है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक, इस अभिक्रिया के द्वारा, इस अभिक्रिया के द्वारा अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। अतः इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, जैसे देख लो भैया, अगर हम सोडियम सल्फेट ले लें, क्या ले लें, सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया करा दें किससे, बेरियम क्लोराइड से। अब ध्यान से सुनना, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों का विनिमय होता है उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तब ध्यान से देखो, ये सोडियम है और ये क्या है, सल्फेट, इसके ऊपर आता है प्लस, इसके ऊपर आता है 2 माइनस, इसके ऊपर आता है 2 प्लस, इसके ऊपर 1 माइनस। तो ई वाला प्लस किसके साथ, इस माइनस के साथ, और ई वाला प्लस इस माइनस के साथ। तो यह इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, BaSO4, और यह नए जाएगा Cl के साथ तो क्या बनाएगा, NaCl, 2 Na है 2 Cl है, बैलेंस बराबर हो गया। अब इसका जो रहता है, इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया पूछा गया था अगले साल 2022 वाले पेपर में ना, कि अगर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट और NaCl प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया, 4 ऑप्शन में दिया था, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया ना, और एक और दिया था, जैसे मान लीजिए ऐसे, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन तो है नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन तो है ना, उभय अपघटन है कि अवक्षेपण है। तो जब इतना दिया रहे तो हम किसमें कौन सा टिक मारेंगे, बेरियम सल्फेट जब बन रहा है अवक्षेप तो इसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, तो ध्यान से इसको रट लीजिएगा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट। जब बेरियम सल्फेट क्या है, एक अवक्षेप या पीले रंग का अवक्षेप बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक,
जल्दी से लिख लो ना। अगर हम AgNO3 की अभिक्रिया KCl से करा दें तो इसका क्या बनेगा भैया, देखो इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो ये इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा AgCl, और K इसके साथ जाएगा तो क्या बनाएगा KNO3 ना। तो इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण। उतार लो भैया, छाप लो, ठीक। नहीं, अब आज की क्लास में बस इतना। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।